अच्छा, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और उसमें शायद अच्छा, तो उसमें मैंने जो डायग्नोसिस के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए जो चीज़ें एक्सक्लूड कर ली थी वो इस टेबल में थी। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया था कि एक एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट में ये होता है कि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स दोनों एट वन टाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्रोनिक में ज़्यादातर जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो रिजॉल्व हो जाते हैं और जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स रह जाते हैं, जिसमें सोशल आइसोलेशन है, पावर्टी ऑफ स्पीच है, पुअर सेल्फ केयर है। तो इस तरह के सिम्टम रह जाते हैं क्रोनिक स्टेट में। फिर इन्वेस्टिगेशन है, जो लैब इन्वेस्टिगेशन है या जो इमेजिंग है, तो इमेजिंग में हम CT MRI करते हैं टू एक्सक्लूड ब्रेन ट्यूमर है या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है। EEG करते हैं जो कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए। और एंटीबॉडी, सीरम एंटीबॉडी देखते हैं अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए। तो ये बेसिकली इमेजिंग स्टडीज हुई। उसके अलावा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे हमने डायग्नोस की, यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हमने DDs को एक्सक्लूड किया। और अब हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या देते हैं, हम ऐसे पेशेंट को सबसे पहले यानी ऐसे पेशेंट में अगर फर्स्ट एपिसोड आ जाए तो हम एडमिट करते हैं, लेकिन अगर रिलैप्सेस और एक्यूट रिलैप्सेस आते रहे तो फिर हम पेशेंट को आउट पेशेंट बेसिस पे डील करते हैं। अब अगर पेशेंट में फर्स्ट एपिसोड आ जाए और हम इसको एडमिट करें तो सबसे पहले हम जो ड्रग देते हैं उसमें एंटी साइकोटिक ड्रग आते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग जो है, इस पैराग्राफ में जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है रिलीविंग पॉजिटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स को भी रिलीव करता है लेकिन पॉजिटिव सिम्टम को रिलीव करने में ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा ये डोपामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके पॉजिटिव सिम्टम को रिलीफ देता है। इसके अलावा जो इसका मैक्सिमम इफेक्ट है वो 2 to 4 वीक्स में आता है और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 1 to 2 ईयर के लिए हम ऐसे पेशेंट को देंगे। अगर मल्टीपल रिलैप्सेस प्रेजेंट हो तो फिर मैनी ईयर के लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। 4 बातें उधर हो गई। एक ये हुआ, एक अगर डिजीज में एक्यूट 1 एपिसोड हो तो फिर हम 1 to 2 ईयर के लिए ट्रीटमेंट देंगे। अगर मल्टीपल एपिसोड्स आए हो पेशेंट को तो फिर हम मैनी ईयर्स के लिए डिजीज को ट्रीट करेंगे। फिर इसके बाद जो इसके एडवर्स इफेक्ट है, इस एडवर्स इफेक्ट के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है तो हम उससे देखेंगे। बेसिकली इस बुक का इसकी खूबसूरती भी इस बुक की यही है ना कि इसमें सब कुछ टेबल फॉर्म में दिया गया है, तो आप सिर्फ ये टेबल पेपर में बस सिर्फ ये टेबल पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ है। तो ये कह रहे हैं कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो उसमें जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन है तो उसमें क्लोप्रोमाजीन है, हेलोपेरिडोल है और जो इसके बाद ड्रग है वही है ना। सेकंड जनरेशन में क्लोज़ेपिन आता है, रेस्पेरिडोल आता है, ओलेंजापिन आता है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ जो ड्रग हो रही है तो मैं वही बता रही हूँ। जो दरमियान में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ हो रही है, लेकिन जो ओवर द काउंटर यूज़ हो रही है तो मैं वही बता रही हूँ ना, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही है। तो मैंने उससे वही ड्रग बताई जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। इसके अलावा जो एडवर्स इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग के, तो इसमें इंक्रीज एपेटाइट की वजह से वेट गेन होता है और D2 को ब्लॉक करने में जब ब्लॉक कर देते हैं तो फिर D2 रिसेप्टर को जब ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स आते हैं, यानी पार्किंसन लाइक इफेक्ट आते हैं, जिसमें एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन होता है, यानी एक्यूट डिस्टोनिया होता है, काइनीजिया होता है, गायनिकोमास्टिया, गैलेक्टोयूरिया, जो पार्किंसन लाइक इफेक्ट होते हैं, यानी एटेक जिगेट और उस तरह डिफिकल्टी टू स्टार्ट एन एक्शन, उस तरह पार्किंसन लाइक इफेक्ट्स होते हैं ना। और जो मूवमेंट और डिसऑर्डर है लाइक डिस्टोनिया वो चीज़ें होती है और मोटर रेस्टलेसनेस होती है। तो फिर इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक देंगे। एंटीकोलिनर्जिक जब देंगे तो उसके फिर अपने साइड इफेक्ट्स है। अगर एंटीकोलिनर्जिक ओवरडोज में दे दिया तो उसकी साइड इफेक्ट जो है वो ड्राई माउथ है, ड्राई आई है, यूरिनरी रिटेंशन है, इस तरह कॉन्स्टिपेशन है। तो ये सारे फिर एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट में आते हैं, तो ये भी हमने लिखना होता है। इफेक्टिव टू कोलिनर्जिक ब्लॉकेड, कोलिनर्जिक क्यों हम ब्लॉक करते हैं, इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं। जब एगोनिस्ट देते हैं तो फिर कोलिनर्जिक जब ब्लॉक होगी तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, तो उसमें ड्राई माउथ है, ब्लड विजन है, इम्पोर्टेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी रिटेंशन है। फिर इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है जिसमें ब्लड डिस्केरियोसिस है, जॉन्डिस है एंड फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस है। अब जो ब्लड डिस्केरियोसिस है तो जब हम क्लोज़ेपिन देंगे तो क्लोज़ेपिन में ये है कि ये एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, तो
उसके लिए हम पेशेंट की WBC को मॉनिटर करेंगे। अगर एक ग्रेनुलोसाइटोसिस पेशेंट को हो जाए तो हमने क्लोज़ेपिन को स्टॉप करना है। इसके अलावा एक ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन में कॉर्नियल लेंस ओपेसिटीज है। अगर लॉन्ग टर्म हम ये ड्रग यूज़ करें। दो और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, अगर वो हो जाए तो फिर भी हम ड्रग को स्टॉप करते हैं। एक तो हम क्लोज़ेपिन की जब एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करें तो क्लोज़ेपिन को स्टॉप करना है। दूसरा ये है कि अगर पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन अगर डेवलप हो जाए तो हम ट्रीटमेंट को स्टॉप करेंगे, जिसमें क्या होता है, जिसमें बेसिकली ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, डिलीरियम होता है, फीवर होता है, राइगर्स होते हैं, ट्रीमर एंड रिजिडिटी होती है। मैंने यहाँ पे न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम को पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डिलीरियम, फेयर और ट्रीमर्स एंड रिजिडिटी। लेफ्ट डायग्नोसिस में ऐसे पेशेंट का जो क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज है वो रेस होगा, TLC भी रेस होगी। तो ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं पेशेंट को। टेम्परेचर को कम करने के लिए हम पैरासीटामोल वगैरह देते हैं। इसके अलावा डेंट्रोलिन सोडियम देते हैं एंड ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं। मोर्टेलिटी जो है अगर अनट्रीट करें तो वो 20% है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है। इसके अलावा दूसरा जो साइड इफेक्ट है तो उसमें कार्डियक एरिथमियाज आते हैं। तो कार्डियक एरिथमिया जब डेवलप हो जाए, यानी QT प्रोलॉन्गेशन हो जाए, तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है, तो सेडी पॉइंट्स होता है एंड सडन डेथ होता है। तो इस केस में भी हम सडनली ट्रीटमेंट को स्टॉप करेंगे और इस कंडीशन को ट्रीट करेंगे। अगर एरिथमिया सीरियस हो तो एरिथमिया को ट्रीट करेंगे और ECG मॉनिटरिंग करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो एम था ट्रीटमेंट का, तो उसमें हमने एंटीसाइकोटिक दे दिए। दूसरा जो एम है ट्रीटमेंट का, तो वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। साइकोलॉजिकल में हम बेसिकली जर्नल सपोर्ट देते हैं, फैमिली सपोर्ट देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, एजुकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट। इसके अलावा जो सोशल ट्रीटमेंट है तो हम उसमें सोशल रिहेबिलिटेशन करते हैं, अकोमोडेशन और एम्प्लॉयमेंट ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अकोमोडेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से भी उनकी कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसके अलावा वो कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से डेड पेशेंट में होती है, तो उसमें CNS कॉम्प्लिकेशन है, यानी CVS डिसऑर्डर जो कि एरिथमिया है, यानी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, टोसेडी पॉइंट जो कि डेथ की तरफ लेके जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो हो तो उसमें डायबिटीज़ भी आता है और स्ट्रोक भी आता है। इसके अलावा जो हमने ड्रग कॉम्प्लिकेशन कहे, तो अगर कॉम्प्लिकेशन पे एक क्वेश्चन आ जाए तो आपने मेनली CVS को डिस्क्राइब करना है, डायबिटीज़ को, स्ट्रोक को, और इसके अलावा ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो इस टेबल में दी गई है तो उसको बयान करना है। इसके अलावा जो प्रोग्नोसिस है तो वो कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ पेशेंट में आउटकम बहुत अच्छा है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखी हुई है। फिर 1/3 में क्रोनिक डिजीज डेवलप कर लेते हैं, और इसके अलावा जो बाकी हैं तो उसमें रिलैप्सेस होते रहते हैं, और ऐसे पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी इसलिए हो गई कि इसमें हमने बेसिकली डिलूजन और हेलुसिनेशन को भी डिस्कस कर लिया इस टॉपिक में, और इसके अलावा अब हम इस पर एक सिनेरियो देखेंगे जिसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो देख सकता है। थैंक यू।